हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से साहित्य स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखो गेट के एग्जाम अभी आगे नेक्स्ट मंथ जो है वो गेट का एग्जाम होने वाला है। और आज से मैं एक सीरीज को शुरू करूंगा जिसमें हम अभी तक देखो 4 बार गेट का एग्जाम हुआ है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश लिटरेचर में 2021 में पहली बार एग्जाम हुआ था, तो उसके बाद से कंटिन्यूसली हर साल जो है आईआईटी बॉम्बे इस एग्जाम को कंडक्ट जो है वो करवाता आ रहा है। और आज हम जो सीरीज शुरू करेंगे उसमें 2021, 22, 23, 24 ये चारों पेपर मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश वाला जो पोर्शन है लिटरेचर वाला वो मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी, आप एक चीज देखना, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो सेम, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम आ रहे हैं जो पहले गेट के एग्जाम में आ चुके हैं, उसके बाद वही वाले क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन है या सिमिलर भी क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है थोड़ा सा पैटर्न अलग करके भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो वही वाली चीजें जो है वो यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछी जा रही है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यूजीसी नेट के, या फिर अगर आप एचपीएससी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मतलब ऑब्जेक्टिव जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, तो इस पेपर में ये वाली जो सीरीज है जो हमने आज स्टार्ट की है, तो इसमें 40 क्वेश्चन है हर एक सीरीज, हर एक पेपर में। तो अगर आप ये कर लोगे तो आने वाले जो यूजीसी नेट का एग्जाम है या दूसरे जो एग्जाम है उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है, यूजीसी नेट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो एग्जाम देंगे अभी 2025 में, उनके लिए एक कोर्स की शुरुआत की है जिसके अंदर उनको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पूरा सिलेबस करवाने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाए जाएंगे। और इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। प्राइस कुछ खास ज्यादा नहीं है, बहुत कम प्राइस रखा गया है, 2999 ये प्राइस रखा है। ठीक है, और आपको ज्वाइन कैसे करना है कोर्स, साहित्य स्टडी ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साहित्य स्टडी इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स में एनरोल कर लीजिए। बहुत जल्द ही हमारी लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी इसमें 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जी हाँ, देखो, विच of the following text is a collection of stories that a group of pilgrim tell each other। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो कलेक्शन है। ठीक है, स्टोरी का कलेक्शन है और जिसके अंदर पिलग्रिम जो है वो कहानियां सुनाते हैं एक दूसरे को। सबको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेफर्ड कैलेंडर में ऐसा नहीं है, पिलग्रिम प्रोग्रेस में नहीं है। जोफ्री चौसर का वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, इसमें 29 पिलग्रिम्स है, 29 पिलग्रिम्स जो कि स्टोरी को इसमें नरेट करते हैं। ठीक है, वैसे राउंड अबाउट 30 है इसमें, क्योंकि एक चौसर भी है और एक इनके साथ होस्ट है हैरी बेली। तो इसमें पिलग्रिम्स एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं, किसमें, कैंटरबरी टेल्स में। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी। अब इसमें से ये बताना है कि इसमें ऑटोबायोग्राफी कौन सी नहीं है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, एग्जाम में जब आप बैठते हो, ठीक है, उस टाइम पे टाइम जल्दी जल्दी निकलता जाता है और हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमें ये चीजें ध्यान नहीं रहती। देखो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है और हम ये मान लेते हैं कि कौन सी इसमें है ऑटोबायोग्राफी, और पहला ऑप्शन देखते हैं कि हाँ ये ऑटोबायोग्राफी है और उसी पे हम टिक कर देते हैं, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो, बेबी काम्बले है द प्रिजन्स वी ब्रोक, ये वाली ऑटोबायोग्राफी है, बामा का है। कारुकू, ये भी ऑटोबायोग्राफी है। मुल्क राज आनंद अनटचेबल, मुल्क राज आनंद की जो ये वर्क है, ये जो नोवेल है अनटचेबल, ये कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की जोटन, ये दलित राइटर है, ये और ये दलित राइटर है। इसमें से ये वाला जो है कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है, अनटचेबल बाय मुल्क राज आनंद। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट,
राइटर्स वर्कशॉप एंड ब्लाफ्ट आर, देखो ये अभी मैं आपको बता रहा था कि यूजीसी नेट में से क्वेश्चन आते हैं 2025 में 7 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें राइटर्स वर्कशॉप पे क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, वर्कशॉप प्रोग्रेसिव कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था वो। तो राइटर की वर्कशॉप और जो ब्लाफ्ट है ये क्या है, ये पब्लिशिंग हाउस है ये। ठीक है, राइटर्स वर्कशॉप और ये ब्लाफ्ट जो है वो पब्लिशिंग हाउस है, पब्लिशिंग हाउस इन इंडिया दैट फोकस ऑन पर्टिकुलर जॉनर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। द फॉलोइंग लाइन कैप्चर द सेंट्रल ट्रोप ऑफ ए वेल नोन 18th century satirical टेट। I have been assured by a very knowing American of my acquaintance in London that a young healthy child, well nursed, is at a year old a most delicious, nourishing and wholesome food. Identify the text from the option below. वैसे इस पे भी मैंने एक स्पेशल लेक्चर डिलीवर किया था। ये है किसके बारे में, ये एक इसमें देखो ये लाइन पढ़ो एक बार। अमेरिकन, वन ऑफ माई अमेरिकन एक्वेंटेंस, जो कि लंदन में है, एक यंग हेल्दी चाइल्ड के बारे में यहां पे बात हो रही है, लगभग 1 साल का हो। मोस्ट डिलीशियस, बच्चा डिलीशियस कैसे हो सकता है। जोनाथन स्विफ्ट जो है वो एक बहुत जबरदस्त स्टाइलिस्ट है अपनी एज के। ए मॉडस्ट प्रपोजल लिखा है इन्होंने। उस प्रपोजल में क्या किया, देखो जब आयरलैंड जो है वो इंग्लैंड के अधीन था, तो ये इंग्लैंड की गवर्नमेंट पे स्टायर लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने, आयरिश राइटर है। तो उस टाइम पे आयरलैंड में इतनी ज्यादा भूखमरी फैली हुई थी, जब भी कोई रोड पे गाड़ी रुकती तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, औरतें हैं जिनकी लाइन लग जाती थी भीख मांगने के लिए। तब ये स्टायर लिखा उस जो पब्लिक के हालात देख के ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जोनाथन स्विफ्ट ने, उन्होंने बोला कि भाई मैं इसका एक सोल्यूशन दे सकता हूं। मेरा एक जानकार है, अमेरिका में है, उन्होंने एक रिसर्च की है, उन्होंने बताया है कि छोटे छोटे बच्चों को अगर आप बेच देंगे, जो पैदा होते हैं शिशु है, मान लो जो इन्फेंट है, 6 महीने का है, कोई 1 साल का है, ठीक है, उनका जो फ्लैश है, उनका जो मांस है वो बहुत डिलीशियस होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो आप क्या है उन बच्चों को बेच सकते हैं। फिर क्या होगा इससे, ये बच्चे ना ही तो बड़े होंगे, क्योंकि 1 साल के बच्चों को ही लोग खरीद लेंगे और उनको खा लेंगे, तो बच्चे बड़े नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे तो कोई काम मांगने वाला नहीं होगा, ठीक है, ना ही इस तरह से कोई भीख मांगने वाला होगा। और जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की भी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि एक तरीके से वो तो बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाएगी, वहां से उनको पैसे मिलेंगे, तो फिर क्या है वो भी उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, देखभाल करेंगे, अच्छे कुछ खाने पीने के लिए भी देंगे। तो यही एक सॉल्यूशन है। मतलब ये एक स्टायर किया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, किसके द्वारा, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। ये लाइन आती है इससे, ए मॉडेस्ट प्रपोजल से। नेक्स्ट, whose poem does Clint Brooks close read to arrive at his concept of the well-wrought urn? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये द वेल रॉट अर्न, ये वाली क्लिंट ब्रूक्स ने इसको लिखा है द वेल रॉट अर्न। इसके अंदर एक टर्म आती है द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, बहुत बार यूजीसी नेट में इसका क्वेश्चन आता है, तो ये भी ध्यान रखना, पैराफ्रेज। नेक्स्ट टाइम में भी हो सकता है गेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए। विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, ये जो राइटर हैं जॉन कीट्स, देखो वेल ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न लिखा है ना, जो जॉन कीट्स काफी फोन थे इन चीजों के, जो ग्रेसियन ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में ये काफी लिखा है, इन्होंने काफी प्रेज किया है उन चीजों को जॉन कीट्स ने। तो ये राइट आंसर हो गया इसका, जॉन कीट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन अमंग चार्ल्स डिकेंस ए टेल ऑफ 2 सिटीज? महाश्वेता देवी, मदर ऑफ 1084, शोभा शक्ति, गोरिल्ला एंड चिमामंडा एंड गोची अडीचे, हाफ ऑफ ए येलो सन। इनके बारे में बताना है कि कॉमन क्या है इनके बीच में। दीज नोवेल आर सेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिटिकल अपराइजिंग। क्या इनको पॉलिटिकल अपराइजिंग के ड्यूरिंग सेटिंग रखी गई है? पहले तो चार्ल्स डिकेंस का ए टेल ऑफ 2 सिटीज है, इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग इसकी सेटिंग रखी गई है, तो इसका आंसर सही हो गया है। तो दीज नोवेल आर ड्यूरिंग टाइम ऑफ पॉलिटिकल अपराइजिंग, ठीक है। और 1084, मदर ऑफ
1084, इसका भी एक उसके ड्यूरिंग इसकी सेटिंग रखी गई है। और ये गोरिल्ला वाला है। गोरिल्ला जो है ये कोई तमिल कोई मूवमेंट था, सिविल वॉर चल रहा था उस टाइम पे वहां पे, तब उसके ड्यूरिंग इसकी सेटिंग रखी गई है। हाफ ऑफ ए येलो सन, माओ माओ रिबेलियन है उसके ड्यूरिंग, ठीक है। और ये जो महाश्वेता देवी का वर्क है ना, मदर ऑफ 1084, ये कोई नक्सलिट मूवमेंट था, कोई नक्सलवाद से रिलेटेड है कोई मूवमेंट, ठीक है। ये रेवोल्यूशन हुआ था 1974 में, उसके ड्यूरिंग इसकी सेटिंग रखी गई है। तो मतलब ये क्या कहना चाहता है कि पॉलिटिकल अपराइजिंग के ड्यूरिंग इन वर्क्स की सेटिंग रखी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ये ना ही फेमिनिस्ट नैरेटिव है, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करना चाहिए तो एनिमल्स का कोई रोल नहीं है इनमें, सेंट्रल कैरेक्टर हो जो बीस्ट फेबल स्टोरी होती है, बीस्ट फेबल भी नहीं है ये, ठीक है। पिकारस नोवेल भी नहीं है। पिकारस नोवेल में क्या होता है, जो हीरो होता है यानी कि मेन कैरेक्टर जो होता है एमलेस होता है, स्टार्टिंग में उसका कोई एम नहीं होता, एक काफी जगह पे भटकता है वो, और भटक भटक के लास्ट में क्या है उसको हीरो कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। लोग उसको मानने लगते हैं, पूजने लगते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडियन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो द गाइड है। चलो जी आगे, हेनरी जेम्स एसे द आर्ट ऑफ फिक्शन, one of the earliest literary critical engagements with the form of the novel was preceded by his book length study of, किसकी स्टडी की है, कौन से राइटर की स्टडी की गई है इस बुक में, ये ऐसे है द आर्ट ऑफ फिक्शन। मैच मेकिंग में क्वेश्चन आता है कई बार ये, हेनरी जेम्स का द आर्ट ऑफ फिक्शन, इसमें नैथानियल हॉथरॉन द स्कारलेट लेटर लिखा है ना जिसमें, इनके वर्क्स को स्टडी किया गया है। नेक्स्ट, Which of the following is not true of Bram Stoker's Dracula? ड्रैकुला के बारे में बताना है, कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। इस वर्क पे इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, नेट के एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। ये जो ड्रैकुला है ये क्या है, बिल्डिंग्स रोमन है, कमिंग एज नॉवल है ये, कमिंग एज नॉवल। होती क्या है कमिंग एज नॉवल, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है उसमें क्या दिखाया जाता है कि वो छोटा होता है, जो भी कैरेक्टर है स्टार्टिंग में, मतलब वो चाइल्डहुड की बात की जाती है, उसकी चाइल्डहुड से लेकर उसके अडल्टहुड तक की लाइफ को मेंशन किया जाता है, दैट इज बिल्डिंग्स रोमन, ठीक है। एक टर्म ऐसी आती है कंस्टल रोमन। कंस्टल रोमन क्या होता है, एक बार आप प्लीज इसका कमेंट कीजिए क्या होता है कंस्टल रोमन। तो ये गॉथिक नॉवल नहीं है जी, लेटर की फॉर्म में, लेटर की फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं, एपिस्टलरी नॉवल, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। इसमें ट्रांसिल्वेनिया इज द इंपॉर्टेंट सेटिंग, सेटिंग यहां पे रखी गई है, नहीं जी। बिल्डिंग्स रोमन है, देखो ये बिल्डिंग्स रोमन और कमिंग एज नॉवल आर द सेम थिंग, ठीक है। ये दोनों जो है वो सेम चीजें होती है। तो राइट आंसर हो गया इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है द नेम इज एच हिटलर, इससे भी रिसेंटली 2-3 बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। एच हिटलर जीवी देसानी का वर्क है। आई एम कंटिन्यूइंग बायोलॉजिकली आई एम 55 ऑफ द स्पीसीज, द अबो लाइन आर फ्रॉम अर्ली इंडियन इंग्लिश नॉवल, दैट इज ये जीवी देसानी की नॉवल है। ऑल अबाउट एच हिटलर नाम से इस नॉवल का नाम है, ऑल अबाउट एच हिटलर, दैट इज बाय जीवी देसानी। नेक्स्ट आता है फिर इन एरोपैजिटिका जॉन मिल्टन मेड एन इम्पैशन्ड अपील, इसमें क्या है, एरोपैजिटिका ये बुक आती है 1644 में। जॉन मिल्टन को क्रोनोलॉजी में याद करना है, जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की तो वो ध्यान रखना, जॉन मिल्टन इंपॉर्टेंट राइटर है सारे एग्जाम्स के लिए, और स्पेशली क्रोनोलॉजी मतलब सारे वर्क्स की डेट आपको याद करनी है। 1644 में एरोपैजिटिका लिखा था। ये बुक जो है वो बैन हो गई थी, जॉन मिल्टन की कौन सी बुक बैन हो गई थी, ये वाली एरोपैजिटिका। क्यों बैन हुई थी, क्योंकि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई थी, अगेंस्ट सेंसरशिप एंड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ये सेंसरशिप के अगेंस्ट थी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इसमें बात की गई थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई, ठीक है।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू टीच इंग्लिश लिटरेचर इन द वर्ल्ड, इसका सही आंसर जो है आईआईटी बॉम्बे ने इसके चारों ऑप्शन जो है मार्क्स मतलब सबको दे दिए थे, ठीक है, सबको ही इसके मार्क्स मिले थे। Which of the following text propound the aesthetic theory of रसा? रसा की जो थ्योरी है वो किसने फाउंड की है? नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का है नाट्यशास्त्र। कितने टाइप के रस हैं इसमें? 9। कौन कौन से होते हैं रस? जैसे कि हास्य रस हो गया, विभत्स रस हो गया, भैंग, श्रृंगार, करुणा, उसके अलावा वीर रस, अद्भुत रस, रुद्र रस, शांत रस। ये 9 टाइप के जो रस है वो उनको मेंशन किया है भरत मुनि ने अपने वर्क नाट्यशास्त्र में। इंडियन एस्थेटिक का सबसे बड़ा एग्जांपल है ये, यहीं से क्वेश्चन आता है ज्यादातर एग्जाम में, नाट्यशास्त्र से। उसके बाद आ गए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, MSQ, 1 मार्क्स ईच अदर। यहां पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो इसमें लिखा हुआ है नो नेगेटिव मार्किंग। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, 1 नंबर का है। आप इसमें क्या करना है, एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब जैसे यूजीसी नेट का जो आजकल पैटर्न है, विच ऑफ द 2 फॉलोइंग पूछा जाता है, लेकिन बट इसमें से आपको बताने हैं कि कौन से 2 है। वो नहीं पूछेंगे कि 2 है या 3 है, ठीक है। वो इसमें एक से ज्यादा हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन इसमें गलत होते हैं, इसीलिए ये पेपर थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। अगर ऊपर स्पेसिफिक पूछा जाए ना कि इनमें से कौन से 2 हैं, तब 2 स्टूडेंट्स हैं वो 2 आंसर करेंगे। अब इसमें से 3 भी हो सकता है, तो किसी को शायद ना पता हो तीसरे के बारे में, तो वो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल आर प्रीडोमिनेंटली सेट इन बॉम्बे? अब इसमें ये बताना है कि कौन सी जो है वो बॉम्बे में इसकी सेटिंग रखी गई है। किरण नागरकर, रावण एंड एडी, ए फाइन बैलेंस, सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन, अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर। अब इसका तो ध्यान हो गया कि अरविंद अडिगा का वर्क है जो जिसको बॉम्बे में सेटिंग नहीं रखी गई है। इसकी सेटिंग कहां रखी गई है? दिल्ली में, दिल्ली में है इसकी सेटिंग। उसके बाद धनबाद में है। धनबाद जो ये बलराम हलवाई के बारे में स्टोरी है, पढ़ता था, गांव में रहता था अच्छे से, बाद में ड्राइविंग करना सीख लेता है, फिर वो एक बंगाली कपल है शायद, उनके साथ वो वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। वो नहीं, बंगाली नहीं होते, दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। देन उसका एक जो ओनर है उसी का मर्डर कर देता है, उसके पैसे लेके भाग जाता है। इस तरह की स्टोरी है ये। इसको मैन बुकर अवार्ड भी मिला है 2008 में अरविंद अडिगा को, इस बुक के लिए, द व्हाइट टाइगर के लिए। अब इसकी सेटिंग तो रखी गई है दिल्ली में, बाकी जो ये तीनों है ABC, इन तीनों की सेटिंग रखी गई है दिल्ली में। तो सही आंसर जो है इसका ABC। देखो यहां पे मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो A, B और C, ये तीनों सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकली रीराइट ए कैनोनिकल इंग्लिश नॉवल? कैनोनिकल का मतलब यहां पे क्या होता है? जो कि उससे रिलेटेड हो, ठीक है, रिलेटिंग टू। अब जेएम कोइट जी का फोए है, ये किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है रॉबिन्सन क्रूसो से। रॉबिन्सन क्रूसो किसने लिखा है? डेनियल डेफो ने। जेन राइस वाइल्ड सरगैसो सी, ये एंटी कॉलोनियल रिस्पॉन्स है जेन आयर का। किसका है? जेन आयर, शार्लोट ब्रोंटे। जेन आयर का है शार्लोट ब्रोंटे। उसके बाद बाप से सिद्धवा, आइस कैंडी मैन, इससे ये किसी से रिलेटेड नहीं है। बैन ऑकरी, द फेमिस्ट रोड। तो इसका A और B जो है वो सही आंसर होंगे इसमें, A और B। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच नॉवेलिस्ट कंबाइन्स फेमिनिस्ट कंसर्न विद मैजिक रियलिज्म? अब फेमिनिस्ट राइटर तो है ही,
साथ में मैजिक रियलिज्म को भी ऐड किया है। मैजिक रियलिज्म क्या है? जब रियलिटी और जो आर्टिफिशियलिटी है, यानी कि जो मैजिकल एलिमेंट्स हैं उसमें यूज किए जाते हैं, ना ही प्रॉपर जो है वो रियल होती है, ठीक है, ना ही पूरी तरह से आर्टिफिशियल होती है, तो उसके बीच की लाइन को ब्लर करती है, दैट इज कॉल्ड मैजिक रियलिज्म। इसकी टर्म मैजिक रियलिज्म जो टर्म कॉइन की है फ्रेंच रो ने कॉइन की है, फ्रेंच रो, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है। और फादर जो कंसीडर किए जाते हैं मैजिक रियलिज्म के वो है गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस। 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड लिखा है, ठीक है, उनको फादर कंसीडर किया जाता है। मेजर जो है हमारे, अगर इंडियन के हम बात करें, इंडियन अमेरिकन जो है मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बहुत फेमस वर्क है, इसका एग्जांपल है मैजिक रियलिज्म का। इसमें वर्जीनिया वुल्फ तो नहीं है, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ ने कहीं भी अपने वर्क में मैजिक रियलिज्म को यूज नहीं किया। टोनी मॉरिसन की हम बात करें तो इन्होंने किया है, फेमिनिस्ट राइटर है, बिलाउड, इनका वर्क पढ़ोगे आप, बिलाउड, उसमें बात है मैजिक रियलिज्म की, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, टोनी मॉरिसन। तो 15 का राइट आंसर होगा टोनी मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज शेक्सपियरियन प्ले डू इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर डिस्गाइज देमसेल्फ एज मैन? कौन कौन से ऐसे प्ले हैं इनमें से जिसमें से जो फीमेल है वो डिस्गाइज करती हैं, वो क्या बन जाती है, वो मेल बन जाती है? कौन कौन से ऐसे वर्क है? मिडसमर नाइट ड्रीम में क्या ऐसा है? मिडसमर नाइट ड्रीम में तो नहीं है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, जो पोर्सिया है वो खुद डिस्गाइज करके वो लॉयर बन के जाती है लास्ट में ना। एज यू लाइक इट में भी है, रोजालिंड और उसकी जो कजन होती है वो दोनों डिस्गाइज करके जंगल में जाते हैं। अच्छा, ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट में भी वो लड़की है ना, दोनों जो ट्विंस होते हैं, दोनों दोनों भाई बहन, तो वो सिजेरियन बनती है, तो वो फीमेल से मेल बनती है। इसके अंदर भी है, ट्वेल्थ नाइट में भी, इसमें भी, इसमें भी। तो बी सी डी जो है हमारे तीनों आंसर सही हो गए। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश आर clustered according to their origin. Choose the cluster that contains word drawn from the language of the Indian subcontinent. अब इसमें से वर्ड बताने हैं कौन कौन से इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जो ओरिजिनेट हुए हैं। इसका सही आंसर, ये जो फिलिस्तीन है ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट से नहीं है, इको नहीं है, पैनिक गैलेक्सी ये नहीं है, शैम्पू ये है, ठीक है, पंच, एनाकोंडा, बेंगलो, टंगरी, ये सही है। इसके अंदर ए सही है, बी सही है और डी, ए बी डी, 17 का ए बी डी राइट आंसर होगा इसमें। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ द शार्लोट ब्रोंटे जेन आयर? जेन आयर के बारे में बताओ क्या ट्रू है। जेन आयर एक बिल्डिंग्स रोमन है, कमिंग एज नॉवल है, ठीक है। तो इसको पेन नेम जो है शार्लोट ब्रोंटे ने यूज किया है कुरेर बेल, ये सही बात है, ठीक है जी। इट वॉज पब्लिश ओरिजिनली इन द 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम में है, 38 इसके अंदर चैप्टर है, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसको ऐड कर लेना। इट हैज बीन रेड एज ए क्रिटिक ऑफ हेट्रोसेक्सुअल रोमांस, मैरिज एंड डोमेस्टिकली। हेट्रोसेक्सुअल रोमांस क्या है? ऑपोजिट सेक्स के बीच में जो रोमांस है, यानी कि होमो से अपोजिट होता है, जो कि ये भी ठीक है क्योंकि इसमें होमो जैसी कोई बात नहीं है। द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द मैड वुमेन इन एटिक। क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को नरेट किया गया है कि मैड वुमेन इन एटिक में कुछ ऐसा है? तो ए बी सी, ये आंसर ये एलिमिनेट होगा, ए बी सी जो है वो इसके अंदर सही आंसर है। आगे, Which of the following is an example of NOIR? इसका एग्जाम्पल जो है NOIR, ये क्या होता है?
क्राइम फिक्शन नॉवल हो सकती है, डिटेक्टिव नॉवल हो सकती है, जिसमें उस कैरेक्टर की वजह से ही उसका डाउनफॉल होता है। जैसे हमरसिया होता है ना, ऐसे ही होता है ये नॉवल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैरेक्टर का डाउनफॉल होता है उसकी वजह से ही। ठीक है, उसके डिटेक्टिव की वजह से मान लो, या उसकी क्राइम की वजह से मान लो, ऐसा होता है। द बिग स्लीप, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, ये नहीं है। द माल्टीज फाल्कन, ये ठीक है। फार्गो भी नहीं है। तो इसमें ए और सी जो है वो सही आंसर होगा। रेमंड चैंडलर ने द बिग स्लीप लिखा है और द माल्टीज फाल्कन लिखा है सैमुअल हैमेट ने। ठीक है, इनके राइटर के नाम जरूर याद कर लेना, आगे क्वेश्चन यहां से बन सकता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द डिवाइस ऑफ द स्टोरी विद इन स्टोरी विद द मल्टीपल नरेटर्स। किसमें होता है स्टोरी विद इन स्टोरी? अब या तो वर्क है कोई, उसके अंदर जो नरेटर है वो अपनी कहानी सुना रहा हो। ठीक है, ज्यादा नरेटर हो गया ना, फिर एक तो राइटर हो गया, खुद ही लिख रहा है वो, फिर उसके अंदर एक कैरेक्टर उसने ऐसा बनाया है जो वो भी स्टोरी को नरेट कर रहा है, स्टोरी बता रहा है, कोई पास्ट की स्टोरी बता रहा है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, स्टोरी विद इन स्टोरी होता है ये। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम नैरेटिव बोलते हैं, फ्रेम नैरेटिव। और ये क्वेश्चन मैंने आपको इतनी बार बताया है, इतनी बार बताया है, तो जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार प्लीज मुझे कमेंट करें, फ्रेम नैरेटिव किसने स्टार्ट किया था? दोनों बताना है, इंग्लिश में किसने किया था और सबसे पहले ऐसे ही किसी और कंट्री का है वो, किसने स्टार्ट किया था फ्रेम नैरेटिव। ठीक है, इसका मतलब ही होता है स्टोरी विद इन स्टोरी। पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, क्या इसके अंदर स्टोरी विद इन स्टोरी है? पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, वदरिंग हाइट, इसके अंदर है, वो स्टोरी नरेट करता है, पैसे कमाने के लिए चला जाता है, फिर उसके अंदर ज्यादा जो नरेटर है वो नेली डीन करके कैरेक्टर है इसमें, वो स्टोरी को नरेट करती है। एमा में नहीं है ऐसा। हार्ट ऑफ डार्कनेस, क्या पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन में है ऐसा स्टोरी विद इन स्टोरी वाला? हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसमें भी मल्टीपल नरेटर है। एक बार इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, प्लीज एक बार आप लोग चेक कर लेना। इसका तो मुझे कंफर्म है कि बी तो इसमें सही आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी एक बार देख लेना इसमें। हाँ भाई, गलत करने से अच्छा है एक बार आप खुद चेक कर लो, मैं ऐसे ही नहीं बताता हूं। ठीक है, उसके बाद आ गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैरी 2 मार्क्स ईच फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 2/3 इसमें मार्क डिडक्ट होंगे अगर आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है तो। ईच रॉन्ग आंसर 2/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। 2 नंबर का है, तो 2/3 कट जाएगा इसमें से। ये तो ज्यादा भारी नुकसान होगा अगर यहां से क्वेश्चन गलत होते हैं तो। चलो अब देखो, प्ले दिए हैं, दूसरी तरफ जोनर दिया गया है, स्टाइल दिया गया है। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा मैं दूर हट जाता हूं, आप देख लीजिए एक बार। हैवदना, हार्वेस्ट, घासीराम कोतवाल, इवान इंद्रजीत, ये दिया गया है। हैवदना क्या है? मॉडर्निस्ट प्ले है, रीवर्किंग द फोक टेल, इसको इसके साथ मैच कर देंगे हम। हार्वेस्ट क्या है? फ्यूचरिस्टिक नॉवल है, तो हार्वेस्ट को हम इसके साथ मैच करेंगे। घासीराम कोतवाल, ये पॉलिटिकल स्टायर है घासीराम कोतवाल। और इवान इंद्रजीत जो है वो ये आता है एब्सर्ड थिएटर से। ठीक है, अब फर्स्ट को मैच किया सेकंड के साथ, सेकंड को मैच किया डी के साथ, फर्स्ट का बी और सेकंड का डी। अब देखते हैं आगे, फर्स्ट का बी और सेकंड का डी, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से इसको मैच करना था, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है। चलो जी, स्टडी द 3 एग्जाम्पल बिलो। अब इसमें से पढ़ने हैं, ये 3 एग्जाम्पल दे रखे। इन जॉर्ज ऑरवेल नोवेल 1984, द इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ द टोटलिटेरियन स्टेट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ लव। देखो, इससे आप क्या समझ आता है आपको
मिनिस्ट्री ऑफ लव, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लव। हालांकि है क्या, उसमें क्या दिखाया गया है, टोटलिटेरियन सोसाइटी में बिग ब्रदर जो है 1984, ये जो नॉवल है किसकी नॉवल है, जॉर्ज ऑरवेल की, आर्थर आरिक ब्लेयर की नॉवल है। तो उसमें क्या है, एक ऐसी सोसाइटी को दिखाया गया है जिसमें पूरी की पूरी सोसाइटी पे एक ही आदमी का रूल है और उसकी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर नहीं कर सकते, आप प्यार नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इतना तक नहीं कर सकते हो कि आप अपने अंदर आई हुई बातचीत को सामने वाले तक बता सको, अपनी बातें शेयर कर सको, तो आप समझ सकते हो कि फिर उसके अलावा तो वो क्या ही करने देंगे। तो क्या उसको हम मिनिस्ट्री ऑफ लव बोल सकते हैं? ये तो अपोजिट हो गया ना, एक तरह से क्या हो गया, ये आयरनी हो गई। In the genre of horror fiction, the reader knows that the killer is hiding in the closet, but the protagonist does not. ऐसा भी, ये भी उल्टा हो गया। But Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. विलियम शेक्सपियर के जूलियस सीजर से है ये। But Brutus, अब इसमें से क्या बताना है, these are instance of, किसके एग्जाम्पल हैं ये, एग्जाम्पल है ये आयरनी के, आयरनी का एग्जाम्पल है। आयरनी क्या होता है, मान लो हम किसी तरीके से जोक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी इंटेंशन जो है वो ऐसी नहीं होती, हम कुछ अपोजिट बोलना चाहते हैं। अगर हम मजाक के वे में बोलना चाहते हैं, इनडायरेक्टली हम चिढ़ाते हैं ना किसी को, तो वो एक तरीके से आयरनी होती है। जो हम बोलते हैं हमारा मीनिंग जो है उसका अपोजिट होता है बोलने का, दैट इज आयरनी। उसके बाद है इम्प्लाइड रीडर। इम्प्लाइड रीडर क्या होता है, इम्प्लाइड रीडर जो है वो जो एक्चुअल रीडर होता है उससे काफी ज्यादा अलग होता है। इम्प्लाइड रीडर इज ए बुक रिटन बाय, ये भी कमेंट में लिखोगे आप लोग। इम्प्लाइड रीडर जो बुक है वो किसने लिखी है? रीडर हु पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। इम्प्लाइड रीडर जो है वो कभी भी क्रिएट नहीं करता जो मीनिंग है उसको टेक्स्ट में। रीडर हु एंटिसिपेट ऑथोरियल इंटेंशन। हाइपोथेटिकल रीडर, ये सही है, हाइपोथेटिकल रीडर होता है ये। इम्प्लाइड रीडर जो है वो क्या होता है, हाइपोथेटिकल रीडर। नोट द एक्चुअल रीडर, एक्चुअल रीडर नहीं होता, दैट द टेक्स्ट एड्रेस, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो गया इसमें सी। उसके बाद आगे है रीड द फॉलोइंग। अब इसको पढ़ो आराम से। Text is made of multiple writing drawn from the many cultural and the entering and mutual relation of a dialogue, parody, contestation, but there is one place where the multiplicity is focused, and that place is the reader. Note, as was hitherto said, the author. The birth of the reader must be at the cost of the death of the author. Death of the author बुक याद आ रही है किसकी है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर है रोला बाथ, उन्होंने लिखा है। रोला बाथ। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स में नहीं है, फॉर्मलिज्म में नहीं है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में है, ये न्यू क्रिटिसिज्म में नहीं है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये आजकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि कोई राइटर जो है वो कौन से मूवमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है, कौन से राइटर फेमिनिज्म से है, कौन सा डीकंस्ट्रक्शन से है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। आजकल यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके के आ रहे हैं एग्जाम में। चलो जी आगे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कंसीडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट एज ए ऑफरिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉट ऑफ मिमेटिक थ्योरीज ऑफ आर्ट। अब ये क्या है, मिमेटिक, कहाँ गया, ये रहा मिमेटिक। इसको ग्रीक में हम मिमेसिस बोलते हैं। आप सबको पता होगा कि प्लेटो ने बात की है, ये प्लेटो ने इसके बारे में बात की है। अब मिमेटिक थ्योरी ऑफ आर्ट क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, एक आइडिया होता है, ये इनका मानना है कि जो आर्ट है वो कॉपी है किसकी, नेचर की कॉपी है। और प्लेटो ने इसको काफी हार्मफुल बोला था कि आर्ट जो है वो काफी ज्यादा हार्मफुल है, डेंजरस है, हमें मॉरली ये चीजें करप्ट करती है। पोइट्री के बारे में बहुत कुछ बोला है, ठीक है। आर्टिस्ट को यानी कि पोएट को इसने अपनी जो आइडियल सोसाइटी है उससे बैन कर दिया था। बट एरिस्टोटल ने डिफेंड किया बाद में इसको, आर्ट को सुपीरियर बताया था किससे, फिलोसफी और हिस्ट्री से। तो उन्होंने डिफेंड किया
अब ये क्या बोल रहा है कि थ्योरी ऑफ आर्ट जो सपोर्ट करती है ये जो मिमेटिक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म कंसिडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट एज ऑफरिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ऑफ मिमेटिक थ्योरीज ऑफ आर्ट। अब बताओ इसमें से कौन कौन सा जो है वो सपोर्ट करता है। अब प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो सपोर्ट तो नहीं करता ना, सपोर्ट कौन करता है, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में डिफेंड किया है इस चीज को, थ्योरी ऑफ मिमेसिस को। हालांकि थ्योरी ऑफ मिमेसिस ये तो प्लेटो तो मानते हैं कि ये जो कॉपी करना होता है ये नेचर को कॉपी कर रहे हैं, तो ओरिजिनल तो कोई है ही नहीं, तो ये क्या है, हार्मफुल है, ये डेंजरस है। सपोर्ट किसने किया, अरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में। 26th क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज पैसेज अबाउट ओवी विजन द लेजेंड ऑफ खासक। The novel is set in the remote village in the middle of the 20th century. The narrative is replete with the images of vast ecosystem. Replete means full of the images of the vast ecosystem of the living and the non-living, a land potent with the dreams and legends. The analysis presented in the description of the congruent with which of the following concept proposed by Mikhail Bakhtin. इसमें बताना है कौन सा जो है वो मिखाइल बाख्टिन ने प्रपोज किया है, कौन सा मेथड है। अब हम बात करें, अगर ये बोल रहे हैं कि रिमोट विलेज में, यहाँ पे रिमोट विलेज में सेटिंग रखने की बात है, डिस्टेंस स्पेस की बात हो रही है, यहाँ पे इन द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी समय की बात हो रही है। द नैरेटिव इज रिप्लेट विद द इमेज ऑफ द वास्ट इकोसिस्टम ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड ए पोटेंट विद द ड्रीम्स एंड लेजेंड। ये एक टर्म है क्रोनोटॉप। क्रोनो का मतलब होता है टाइम और टॉप का मतलब होता है यहां पे स्पेस। तो ये वाली जो टर्म है मिखाइल बैक्टिन ने, जो ऊपर वाला जो पैरा दिया गया है उससे रिलेट करती है क्रोनोटॉप। ठीक है, चलो जी आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट हैपन इन 1919, द ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड। 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होता है, अब इसमें से बताना है कौन सी चीज हैपन नहीं हुई। द प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन इंडिया। ये वाला क्वेश्चन था भाई एग्जाम में, इसकी डेट पूछी गई थी। द प्रोग्रेसिव राइटर, अभी यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था ना, ये वाला क्वेश्चन था। ये कब है, 1935 में है, इसको फाउंड किया गया था 1935 में। एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन इंडिया, इंडिया में नहीं, ये फॉर्म हुई थी लंदन में। तो अब इसमें नोट हैपन पूछा है, एक तो ये नहीं हुआ। द रेडिकल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड फिलोसोफर रोजा लग्जमबर्ग वाज मर्डर्ड। इसका मर्डर कर दिया गया था 1919 में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड। ये नाइटहुड इसको दिया गया था 1919 में। जेम्स जॉयस यूलिसिस वाज बीइंग सीरियलाइज्ड, उसको सीरियलाइज किया गया 1919 में। ये तीनों सही है। एलिमिनेशन मेथड कौन सा होगा, इसमें डिड नॉट पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, फर्स्ट वाला। 27 का आंसर हो गया ए। आगे बढ़ो वीर, तुम आगे बढ़ो। दलित नैरेटिव्स, ये एसर्शन दिया गया है, एसर्शन पी और क्यू ऐसे आते हैं, उसमें एसर्शन रीजन दे देते हैं, एसर्शन यहाँ पे पी और क्यू है। दलित नैरेटिव्स टेंड टू बी रीड सिंगल डायमेंशनली एज evoking the reader's pity and the protagonist's castle humiliation। ठीक, आगे से हट जाता हूं मैं, पढ़ लो इसको ध्यान से। as telling the story of heroic protest against discrimination or the as a description of the protagonist's rise from misery to triumph। अब assertion क्या बोल रहे हैं, there is a tendency to keep the other in the space of difference, थोड़ा उधर हो जा, space of difference as perpetually exotic। अब इसमें से बताना है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है या आपस में सेम है, ये ऐसे इसके बारे में बताना था। P and Q are contradictory, P and Q are compatible assertion। compatible क्या होता है,
कॉम्पिटिबल एसर्शन मतलब सिमिलर होता है उसमें, और ये दोनों चीज जो है वो सिमिलर है, तो P एंड Q आर कॉम्पिटिबल एसर्शन, ये वाला इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। बी जो है इसमें राइट आंसर होगा। आगे, सम ऑफ द रिसेंट नोवेल ऑफ ब्राजीलियन राइटर्स Paulo Coelho were published in multiple languages simultaneously and immediately after the Portuguese edition. Which of the following is this phenomenon not an evidence of? इसमें से कौन सा जो है वो एविडेंस नहीं है? इसका रेबेक्का आर्ग्यूमेंट द नोवेल ऑफन बोर्न ट्रांसलेटेड ठीक है, ग्लोबलिटी ऑफ मार्केट प्लेस ऑफ बुक्स, expanding popularity, the nation as the sole frame of the understanding literature, ये वाला जो है वो एक एविडेंस नहीं है, the nation as the sole frame of the understanding literature, तो आंसर इसमें डी होगा सही। उसके बाद है मैच द ऑथर इन द फर्स्ट कॉलम विद देयर रिस्पेक्टिव ट्रांसलेटर इन द सेकंड कॉलम। अब इसमें एक तरफ ऑथर के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ नाम दिए गए हैं उनके ट्रांसलेटर के। अब ये ट्रांसलेट करना है ऐसे, फर्स्ट है माधवीकुटी, यू आर आनंद मूर्ति, आनंद मूर्ति को ट्रांसलेट के वर्क्स को ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने। माधवीकुटी कमला दास। एक बार मैच करके देखते हैं, सेकंड का ए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। सेकंड का ऑप्शन सी और डी दो ऑप्शन में दिया गया है, तो फर्स्ट का चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट का माधवीकुटी को कमला दास है, तो फर्स्ट का सी हो जाएगा। फर्स्ट का सी जो है ये भी दो ऑप्शन में, लेकिन हाँ इसमें नहीं है ये, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट का सी है, सेकंड का ए है, एक ऑप्शन में मैच हो रहा है ऐसा, ठीक है। और थर्ड का डी, फोर्थ का बी। थर्ड का इंदिरा गोस्वामी, ये अरुणी कश्यप है, और नामदेव धैसल, दिलीप चित्रे, तो इस तरह से इसको मैच करना था। चले आगे, चलो जी। अब थोड़े से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आगे। अब ये भी एमएसक्यू है, 2 मार्क्स का है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत करना नहीं है। चलो, द जाइल्स डेल्यूज एंड फेलिक्स गुटारीज कॉन्सेप्शन ऑफ द माइनर लिटरेचर, माइनर लिटरेचर के बारे में बताना है। द डिस्कशन फोकस ऑन द राइटिंग ऑफ फ्रेंच काफ्का। अब इसमें से कौन सा ट्रू है? डिस्कशन फोकस ऑन द राइटिंग ऑफ फ्रेंच काफ्का, ये सही है। इन्होंने जाइल्स डेल्यूज और फेलिक्स गुटारी ने अपने इस वर्क माइनर लिटरेचर के बारे में क्या बोले, ये फ्रेंच काफ्का की राइटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। माइनर लिटरेचर इज लिटरेचर दैट माइनॉरिटी प्रोड्यूस करती है किसमें? मेजर लैंग्वेज में। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी ठीक हो जाएगा। माइनर लिटरेचर इज ए फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर, गलत है जी। माइनर लिटरेचर इज लिटरेचर इन द माइनर लैंग्वेज, ये भी गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट है O wild west wind, thou breath of autumn's being, thou from the whose unseen presence the leaves dead. Yellow and black और golden tongue क्यों दिया गया है? Golden tongue romance with the serene lute, fair plumed serene queen of far away. अच्छा, इसमें दिया गया है, मैं ये बताने एग्जाम्पल है दोनों, अपोस्ट्रोफ के एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन। देखो इसमें एलिट्रेशन तो कहीं भी नहीं है, तो इसको तो हम काट देंगे, एलिट्रेशन हटा दो। बोथ अपोरिया होते एक ऐसी सिचुएशन जहां पे डिसीजन लेना असंभव सा लगता है, ठीक है। व्हेन वी आर नॉट इन द सिचुएशन टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है द रोड नॉट टेकन। अच्छा, हैमलेट का टू बी और नॉट टू बी है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? अपोरिया के। अपोरिया भी इसमें नहीं है, तो मल्टीपल देना है ना,
बोथ आर एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है किसी भी चीज का, किसी भी आइडिया को एक ह्यूमन वे में, ह्यूमन एज ए ह्यूमन बीइंग दिखाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अपोस्ट्रोफे एक फिगर ऑफ स्पीच है जहां पे स्पीकर एड्रेस करता है किसी भी चीज को या किसी पर्सन को जो कि प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, जो प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसको भी वो वहां पे इस तरीके से ट्रीट करता है कि वो प्रेजेंट है, दैट इज अपोस्ट्रोफे। तो ये इसमें सही आंसर जो है ये अपोस्ट्रोफे का एग्जांपल है और ये पर्सोनिफिकेशन है। ए और डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो जी, प्रोलैप्सिस इज द रिप्रेजेंटेशन और अजम्पशन इन द प्रेजेंट ऑफ ए फ्यूचर एक्ट और डेवलपमेंट। अब देखो प्रोलैप्सी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की कोशिश करो है क्या प्रोलैप्सी। जब हम फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में बात करते हैं प्रेजेंट में रहेगी, ठीक है, मतलब इमीडिएटली वो चीज हो गई है या होने वाली है, ठीक है, लेकिन अब तक हैपनिंग हुई नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्रोलैप्सी। 6 decades later she would describe how at the age of the 13 she had written her way through a whole history of literature। इयान मैकियान की का वर्क है अटोनमेंट। अटोनमेंट के लिए शायद 1998 में बुकर अवार्ड मिला है इनको, काफी अच्छी बुक है ये अटोनमेंट। होरेसियो आई एम डेड, ये बात करें होरेसियो आई एम डेड, मैं मर गया, लेकिन वो मरा नहीं है ना, अभी वो बोल रहा है, मरेगा कब, फ्यूचर में। ये एग्जांपल किसका है, प्रोलैप्से का। इन माय यंगर एंड मोर वल्नरेबल ईयर्स माय फादर गेव मी सम एडवाइस दैट आई हैव बीन टर्निंग ओवर इन माय हेड एवर सिंस। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड का है द ग्रेट गैट्सबी, इसके अंदर भी है ये। उसके बाद इन माई यंगर एंड मोर वल्नरेबल ईयर्स इन माई, अच्छा ये पढ़ लिया हमने, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड का है। क्या इसके अंदर कुछ ऐसा है, यहां पे बात कर रहा है इन माई यंगर एंड मोर वल्नरेबल ईयर्स माई फादर गेव मी, यहां पे पास्ट की बात हो रही है लेकिन ये फ्यूचर के बारे में बात करता है, ये गलत हो जाएगा। मैनी ईयर्स लेटर, देखो ये बात कर रहे हैं कुछ सालों बाद की, आने वाले कुछ साल बाद है। एज ही फेस्ड द French squad colonial Orleano was to remember the distant afternoon। ये लाइन है 100 year of solitude by Gabriel Garcia Marquez। 6 decades later, ये भी यहाँ पे बात है ऐसी। तो ए ये प्रोलैप्से का एग्जांपल है, होरेसियो आई एम डेड ये है, और डी ए बी डी सही आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ऐसे कैन द सबल्टर्न स्पीक प्रपोज Which of the following, इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो सही मैच कर रहा है इसमें, मतलब सही स्टेटमेंट दे रखी है जो नीचे। The voice of the subaltern is appropriate by the intellectuals, ठीक है, अप्रोप्रिएट की जाती है इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा। Desiring to speak for the subaltern, ठीक है, ये बात सही है बिल्कुल। कैन द सबल्टर्न में ऐसी ही बात की है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने। It is easy to confuse writing about subaltern, बिल्कुल सही बात है। With the subaltern speaking for herself, all women are subaltern, नहीं ऐसा नहीं है। The intellectual speaking the subaltern and the subaltern speaking for the herself can be equivalent, नहीं ऐसा equivalent नहीं होगा। तो A और B जो है वो इसके अंदर सही आंसर होंगे, फर्स्ट वन और सेकंड वन। नेक्स्ट, Which of the following are example of metafiction, इसमें से बताना है मेटाफिक्शन का एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है। मेटाफिक्शन एक फॉर्म होती है फिक्शन की जो कि एम्फेसिस करती है किस पे, ओन नैरेटिव स्ट्रक्चर, ये चीज ध्यान रखनी है। इट फोकस इट्स ओन नैरेटिव स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मेटाफिक्शन का मतलब होता है, अब ईच चैप्टर इन नॉवेल इज नरेटेड बाय द डिफरेंट कैरेक्टर, बताओ क्या हर एक चैप्टर जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर के द्वारा
नरेट किया जाता है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, गलत है। द रीडर इज ए कैरेक्टर, रीडर कैरेक्टर होता है नोवेल के अंदर हु इंटरप्ट द स्टोरी बिकॉज ही रियलाइज दैट ही इज रीडिंग एन इनकम्प्लीट टेक्स्ट। देखो हम क्या करते हैं, खुद को, हमारा जो पढ़ते पढ़ते हम खुद को उसके अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यही होता है इट्स ओन नैरेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नैरेटर ऑफ द नोवेल ट्रेवल्स इन द वाइल्ड एंड एनकाउंटर्स ए मैन हु एम्बॉडीड द हॉरर ऑफ द कॉलोनियल पावर। The latter then proceed to tell his story. A character in the novel encounter the shabbily dressed man. Soon the man lets us, the reader, know how he is the another of the novel and is contemplating the future of this character. ये सही है बिल्कुल, ये भी ऐसी बात कर रहा है, बी और डी इसमें सही आंसर हो जाएंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चूज वन और more option from given below in contrast to traditional historicism, new historicism। अच्छा, क्या कॉन्ट्रास्ट करता है ट्रेडिशनल हिस्टोरिसिज्म और न्यू हिस्टोरिसिज्म में? देखो हिस्ट्री जैसी कोई बात नहीं होती है, ध्यान रखना है ये। अब it reject the idea of the history and objective narrative of the events unfolding in linear time। न्यू हिस्टोरिसिज्म रिजेक्ट करता है किसको? आइडिया ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री के आइडिया को रिजेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है ये तो। ठीक है, क्या हो गया? डज नॉट मेक स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। ठीक है, ये भी अंतर बताता है। टेक्स ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन द टेक्सुअलाइजेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, ये भी ठीक है। टेक्स हिस्ट्री ओनली टू बी द बैकग्राउंड एंड द कॉन्टेक्स्ट। अब स्टार्टिंग में ही हमने लिख दिया रिजेक्ट करता है हिस्ट्री को, तो ये कह रहा है कि टेक्स हिस्ट्री ओनली टू बी द बैकग्राउंड एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी टेक्स्ट। ये होगा इसके अंदर गलत, तो सही आंसर यही हो जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशन द हिस्टोरिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म टेक्स हिस्ट्री ओनली टू बी द बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर अंडरग्राउंड, नहीं सॉरी, ये तो रिजेक्ट करना है ना, तो ये एक तो गलत होगा, ए बी और सी, ये तीन आंसर इसके अंदर ठीक होंगे। ठीक है, अब विच ऑफ द नॉट फॉलोइंग होता तो ये सिंगल आंसर होता, अब तीनों इसके अंदर ही आएंगे, ये सब इन चीजों को रिजेक्ट करता है। चलो जी आगे है। द फेमिनिस्ट इंसिस्टेंस दैट द पर्सनल इज पॉलिटिकल has had profound effect on other genre feminist academics in several disciplines, now insists that the subjective element must not be out of the practice of research method such as the interview theory of the knowledge production। यहाँ पे क्या है, इनका नाम दिया गया है, स्केग 1995, मेनार्ड एंड पुरविस 1994 और रेनहार्ड्स 1992, ये इनके ऑथर के नाम दिए गए हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो पैसेज है बोल रहा है कि करेक्टली कंक्लूडेड बताना है, इसमें से कौन सा है। द पैसेज आर्ग्यू द इंटरव्यू एंड थ्योरीज ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन आर नॉट एग्जांपल ऑफ रिसर्च मेथड। अब ऊपर पैराग्राफ में जाके देखो एक बार, ये पैसेज क्या ऐसी आर्ग्यू कर रहा है कि इंटरव्यू एंड द जो थ्योरी ऑफ नॉलेज होती है प्रोडक्शन आर, वो रिसर्च मेथड के एग्जाम्पल जो है वो नहीं है, ऐसा बोला इसने। डिसिप्लिन नाउ इंसिस्ट दैट सब्जेक्टिव एलिमेंट मस्ट बी लेफ्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ रिसर्च मेथड सच एज इंटरव्यू थ्योरीज नॉलेज, ये तो है ना, लेकिन ये क्या बोल रहा है, आर नॉट एग्जांपल ऑफ रिसर्च मेथड। इसको गलत करो एक बार के लिए। द पर्सनल इज पॉलिटिकल इज ए फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट, ये देखो फेमिनिस्ट इंसिस्टेंस दिया है दैट द पर्सनल इज पॉलिटिकल, सही है, ठीक है, ये कंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद है स्केग्स, माइनर्ड, पुरविस, रिनहार्ड्स, नेम ऑफ द फेमिनिस्ट स्कॉलर, ये इनके फेमिनिस्ट स्कॉलर के नाम है। ये पुरविस कहां पे दिया है इसमें, हाँ ये रहा, तो ये चारों इसके नाम दिए गए हैं, ये भी कंक्लूजन सही होगा। उसके बाद है द पैसेज आर्ग्यू दैट द सब्जेक्टिव कैन लेजिटिमेटली बी पार्ट ऑफ द रिसर्च मेथड,
पैसेज क्या आर्ग्यू करता है, सब्जेक्टिव कैन लेजिटिमेटली बी पार्ट ऑफ रिसर्च मेथड, ये रिसर्च मेथड का पार्ट है। देखो है क्या, सब्जेक्टिव एलिमेंट मस्ट नॉट बी लेफ्ट आउट, कि ये बाहर नहीं हो सकता द प्रैक्टिस ऑफ रिसर्च मेथड, रिसर्च मेथड की प्रैक्टिस से बाहर नहीं हो सकता। तो मतलब क्या है कि ये उसका पार्ट है। तो इसमें से बी सी डी ये तीनों हमारे सही कंक्लूजन होंगे, बी सी और डी। ठीक है, चलो उसके बाद खत्म हो गए क्या? नहीं, अभी 3 क्वेश्चन और है। आर यू डार्क और वेरी लाइट रेवलेशन केम, ये बहुत बड़ा ये पोएम लिखी गई है यहाँ पे, सिर्फ मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ आपको क्या है, एक बार आप पढ़ लेना। इसकी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसका आंसर है ए, सी और डी। सिंगल कलर को अपोज करता है, ब्लैक की बात की है। और लोकेटिंग रेस स्क्वायरली इन हर वेज ऑफ सीइंग, फ्रेगमेंटिंग ऑफ द रेशनलाइज्ड बॉडी, आंसर है इसका ए सी डी। ए सी डी इसमें सही आंसर है। चलो जी नेक्स्ट, in Arthur Conan Doyle writings featuring Sherlock Holmes as a case with much of 19th century British fiction, colonialism appears as object, events, animals, places, fear, desire. Which of the following supports these claim? Opium den in London frequented by Holmes, ये ठीक है। इसके अंदर पहला सही है। द वॉर इन विच वॉटसन सर्व्ड एज ए डॉक्टर, ये भी ठीक है। द हाउंड एंड द बास्कर विलेस, ये गलत है। द पेट एनिमल इन द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैंड, ये सही है। तो ए, बी और डी इसमें सही आंसर होंगे, ए, बी और डी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का ये, माई पापाज वॉल्ट्स बाय थियोडोर Roitke, the whiskey on your breath could make a small boy dizzy, but I hung on like death, such voltage was not easy. पूरी पोएम दे रखी है, पोएम पढ़नी पड़ेगी। इसके आंसर जो है बी आंसर सही है। एक तो इसका बी आंसर सही है, देयर इज स्माइल इन द फर्स्ट स्टैंजा और इमेज इन द लास्ट 2 स्टैंजा सजेस्ट दैट द फादर इज ए वर्किंग क्लास मैन। बी और सी इसके अंदर दोनों आंसर जो है वो सही होंगे। इसी के साथ ये एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? 65। बाकी के क्वेश्चन आप एनालिसिस कर लेना। लिटरेचर वाला पोर्शन मैंने करवा दिया है। कल अब हम 2022 वाला करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे 2023 का करेंगे, 2024 का करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि ये वाली जो पीडीएफ है ये भी आपको वहां पे मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।